हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 11, गुजरात बोर्ड से। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय विच अ फॉर्म ऑफ द स्टेट इज डिटरमाइंड। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिससे एक स्टेट की फॉर्म जो है वो निर्धारित होती है। These principles provide for three different bodies, namely legislature, executive and judiciary. यही प्रिंसिपल जो हैं तीन डिफरेंट बॉडीज को प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री बॉडीज, देयर फंक्शन एंड पावर एंड हाउ टू यूज इट कलेक्टिवली इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो एक संबंध होता है इन तीनों बॉडीज के बीच में, उनके फंक्शंस, उनके पावर या उनको कैसे एक साथ इस्तेमाल किया जाए, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ जो मूल कानून है किसी भी स्टेट का। The Constitution of India came into force from 26 January 1950. हमारा जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। 26 November 1949 was the day on which Constitution of India was born. एक तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो है वो 26 नवंबर 1949 से हुई थी। बट इट्स सीड्स वर सोन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। लेकिन इसके लिए जो एक पहले की सोच होती है कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, इसकी जो शुरुआत थी वो ब्रिटिश टाइम से ही हो गई थी। Hence here we shall discuss the story of the development of the Constitution of India. तो यहाँ ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम मेनली जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो डेवलप हुआ उस स्टोरी को जानेंगे। Because except its introduction, study of Constitution of India would be incomplete. अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा है तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी है एक तरह से वो अधूरी मानी जाएगी। In 1928, the Motilal Nehru Committee articulated the future aspirations and competence by giving report like Blueprint of Future India on Constitutional Framing. 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने जो है व्यक्त करे जो भविष्य के एक उन लोगों के जो एस्पिरेशंस थे, ड्रीम्स थे कि किस तरीके से हम आगे चल के चीजों को अचीव करेंगे, उन्होंने उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के आधार पर फ्यूचर इंडिया जो है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। In reference to Lahore Convention of Pune Swaraj 1920, Dandi March Movement 1930, round-table conferences were held for future constitutional amendment of Hind during 1930-1932, in which attempts to disrupt the unity of the people of India were also made by communal judgments. बहुत सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो करी गई आगे जो हिंद में हमारे जो संविधान है इसमें बदलाव किए जाएं उसके लिए। ये हुई 1930-32 के दौरान। क्यों करी गई थी? क्योंकि इसका जो आधार था या इसको किसके रेफरेंस में किया गया था वो था लाहौर कन्वेंशन जो पूर्ण स्वराज के लिए हुआ 1920 में, या जो डांडी मार्च मूवमेंट हुआ था 1930 में, जिसमें कोशिश करी गई थी कि सांप्रदायिक जो निर्णय है उनके आधार पर जो इंडिया के लोग हैं उनकी एकता को किसी तरह से भंग किया जा सके। तो ऐसे में उन्होंने जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी ताकि आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा सके। Period from 1935 to 1940. Following provisions were made by India Act 1935. अब हम बात करते हैं 1935 से 1940 तक का जो पीरियड था उसमें क्या हुआ। Following provisions were made by the India Act 1935. कुछ प्रावधान किए गए इंडिया एक्ट के द्वारा 1935 में। Provisions relating to federalism were made. जो प्रावधान थे वो फेडरलिज्म को लेकर प्रमुख थे। In which British provinces and princely states were two types. इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थे। फेडरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो पावर है वो नेशनल गवर्नमेंट या जो और गवर्नमेंट यूनिट्स होते हैं उनमें शेयर होती है। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव केम टू कंप्राइज गवर्नर जनरल एंड एडवाइजरी कमेटी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव था अब उसके अंदर एक गवर्नर जनरल थे, एडवाइजरी कमेटी बनाएगी और उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। इट हैड वाइड लेजिस्लेटिव पावर्स, उनको बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई। Provision were also made for Central Council of Ministers. कुछ प्रावधान जो हैं जो Central Council of Ministers थे उनके लिए भी किए गए। The Governor General was given the status of constitutional head. और गवर्नर जनरल जो हैं उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का स्टेटस यानी दर्जा दिया गया। The Central Legislature was bicameral. अब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो बाइकैमरियल था यानी दो पार्ट्स में था। एक था लोअर हाउस या फेडरल असेंबली, दूसरा था अपर हाउस या राज्यसभा। Both had equal powers. दोनों को ही बराबर की पावर्स दी गई थी। There was a partial acceptance of provincial autonomy in accordance with the provisions related to provinces.
पार्शियल तौर पर एक्सेप्ट की गई कि प्रोविंसेस जो है उनको जो छूट दी गई है, उनकी जो अपनी इंटरनल जो रूल है उसमें कुछ तौर पे एक्सेप्टेंस की गई, उसके अकॉर्डिंग्स में जो प्रावधान बनाए गए थे प्रोविंसेस को लेकर। द सेंट्रल जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 6 अदर जजेस। अब जो मेन सेंट्रल जुडिशरी थी उसमें एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 6 और जजेस थे। बिसाइड्स देयर वर आल्सो प्रोविजंस फॉर रेलवे बोर्ड, अटॉर्नी जनरल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। इसके साथ साथ प्रावधान किए गए रेलवे बोर्ड के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए और फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। इन 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब 1939 में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हो गया। इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वाज मेड ऑफ पार्टी टू इट। अब इंडिया से बिना पूछे उनकी जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी बिना सहमति के इंडिया को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। द कांग्रेस मिनिस्टर्स इन द प्रोविंसेस रिजाइन। अब ऐसे में कांग्रेस मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। टू विन द हार्ट ऑफ इंडिया एन ऑगस्ट ऑफर वाज गिवन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज वॉइस्ड। अब दोबारा से इंडिया का दिल जीतने के लिए ऑगस्ट ऑफर जो है वो सामने रखा गया और पहली बार जो है भारत का संविधान फ्रेम किया जाए उसकी जो है एक तरह से आवाज उठने लगी। पीरियड बिटवीन 1942 to 1950। क्रिप्स प्रपोजल। The British Prime Minister Churchill announced Cripp's proposal on 11th March 1942 when the Britain was retreating in the Second World War। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने क्रिप्स प्रपोजल अनाउंस किया 11 मार्च 1942 को। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन था वो थोड़ा पीछे हट रहा था। These proposals essentially included creation of a constituent assembly for framing the constitution, liberty to frame a new constitution for the union and provinces, liberty to form a separate union, etc. अब ये जो प्रपोजल्स थे इसमें क्या क्या किया गया था शामिल? एक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए ताकि संविधान बनाया जा सके। इतनी छूट दी जाए कि नए कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यूनियन और प्रोविंसेस के लिए बनाया जा सके। इतनी छूट दी जाए, इतनी फ्रीडम दी जाए कि एक सेपरेट यूनियन बन सके। गिविंग अथॉरिटीज टू द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर मैटर्स अदर देन डिफेंस वर द प्रिंसिपल मैटर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स हैं उनको सिर्फ डिफेंस संबंधी जो मैटर्स थे उसके अलावा और भी जो है प्रिंसिपल मैटर्स थे उनमें अथॉरिटी दी जाए, इसको भी क्या कहते हैं रखा गया। हाउएवर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग refused to accept this, पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे मना कर दिया। The strong reaction of people was seen in 1942 Quit India movement, और इसका बहुत बड़ा रिएक्शन लोगों द्वारा देखने को मिला 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। फिर एक कैबिनेट मिशन 1946 में। The Second World War came to an end in 1945 and Britain became victorious from it। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका अंत हुआ 1945 में और ब्रिटेन को इसमें जीत हासिल हुई। Elections were held, again election हुए, Churchill was defeated and Mr. Attlee of the Labour Party became the Prime Minister। अब इसमें चर्चिल हार गए लेकिन मिस्टर एटली जो लेबर पार्टी के थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। His attitude was to give independence to India, और उनका जो एक नजरिया था वो ये था कि वो जो है इंडिया को आजादी दे दें। The plan he presented became to known as cabinet mission, और उन्होंने जो प्लान सामने रखा उस प्लान का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन, या वो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। Which had two major aspects, future constitutional form and an interim plan। अब इसके दो पहलू थे बड़े बड़े, एक था भविष्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म होगा वो, और एक क्या कहते हैं इंटरम प्लान जो है। टू फॉर्म यूनियन ऑफ ब्रिटिश हिंद एंड प्रिंसली स्टेट्स एंड टू एलोकेट देम इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। एक यूनियन बनाई जाए ब्रिटिश हिंद और प्रिंसली स्टेट्स की और उनको एलोकेट किए जाएं इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज होते हैं यानी डिपार्टमेंट्स। टू क्रिएट 3 ग्रुप्स इन प्रोविंसेस, 3 ग्रुप्स बनाए जाए प्रोविंसेस के अंदर। Members of the Constituent Assembly were to be elected by the elected provincial legislatures, which is to be known as Constituent Assembly। जो Constituent Assembly के members हैं उनको चुना जाए उन चुने हुए provincial legislatures के द्वारा जिसको कि कहा गया Constituent Assembly। To form interim government by the way of interim arrangement before independence, a council of ministers under the leadership of Nehru was framed on 2 September 1946। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए इंटरिम अरेंजमेंट के तरीके से इंडिपेंडेंस से पहले। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लीडरशिप जो नेहरू जी की थी उसके अंडर बनाई गई 2 सितंबर 1946 को। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट अंडरवे एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के साथ साथ ही बनी, बट द कंट्री कुड नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम बाय ऑर्डरिंग फ्रेश इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब कंट्री जो है वो समय इतना नहीं था उसके पास कि वो इसको वेस्ट करे कि अभी फिर से इलेक्शंस कराए जाएं एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। It was therefore decided that the elected members of the provincial legislatures of July 1946 elections should elect the members of Constituent Assembly. इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जो भी चुने हुए मेंबर्स हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, जो अभी इलेक्शन हुए थे जुलाई 1946 में, उससे जो मेंबर्स चुनकर आए हैं वही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुने। This is how the Constituent Assembly, which was in charge of framing India's constitution, came to be indirectly elected. इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि एक तरह से इंचार्ज मानी जाती है कि उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, वो इनडायरेक्टली तौर पे इस तरह से इलेक्ट करी गई। इन ऑल देयर वर 389 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 292 वर फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब इसमें टोटल मिलाकर 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292 तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 4 बिलोंग टू प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश हाई कमीशन, 4 वो क्या कहते हैं मेंबर्स थे जो उन प्रोविंसेस के थे जो ब्रिटिश हाई कमीशन के अंडर थी, एंड 13 वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट। 13 ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The process of framing the constitution began on 9 December 1946 in the Constituent Assembly. अब ये जो संविधान के गठन की जो प्रक्रिया थी, इसकी शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। इन ऑल 207 मेंबर्स वर प्रेजेंट। सब मिलाकर 207 मेंबर्स प्रेजेंट थे। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड इट। मुस्लिम की लीग जो थी उसने इसका बॉयकॉट किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द सीनियर मोस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन चुना गया। On 13 December, Pandit Jawaharlal Nehru presented a resolution expressing high constitutional ideals and aspirations of people which K.M. Munshi called principal key of democracy. 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन जो है उसको प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किए जो बहुत ही उच्च लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स थे या जो एस्पिरेशंस थे लोगों के, जिसको के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रिंसिपल की है डेमोक्रेसी की। The Constitution has been drafted in accordance with the principles only. और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट किया गया वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर किया गया। On 29 August 1947, draft committee consisting of 7 members with Dr. Ambedkar as its chairman was constituted. अब 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी जिसमें 7 मेंबर्स थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया। This committee studied various constitutions in the world and pulled out the best elements and prepared a draft consistent with India's social, cultural and political conditions. अब ये जो कमेटी थी, इसने पूरी दुनिया के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनकी स्टडी करी, उनमें से जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं उनको निकाला और फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया जो इंडिया के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता था। Various committees. There were other subcommittee apart from the draft committee mentioned above under the chairmanship of the leading personalities. अभी इसके अलावा जो है कुछ और सब कमिटीज भी थी ड्राफ्ट कमेटी के अलावा, जो चेयरमैनशिप के में काम कर रही थी, कुछ लीडिंग पर्सनालिटीज थी उनके, जैसे स्पेशल कमेटी थी, प्रोसेस कमेटी थी, मैनेजमेंट कमेटी हो गई, एडवाइजरी कमेटी है, कमेटी फॉर सेंट्रल पावर हो गई, इसी तरह से यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, कमेटी फॉर माइनॉरिटी राइट्स, कमेटी फॉर सुप्रीम कोर्ट और कमेटी फॉर फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो इस तरह से ड्राफ्ट कमेटी के अलावा ये 10 कमेटीज भी साथ में काम कर रही थी। Since Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Dr. Rajendra Prasad were the important members and chairpersons of the most of the committee, their influence was predominant. अब क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सबसे प्रमुख मेंबर थे, इंपॉर्टेंट मेंबर थे और ज्यादातर कमिटीज के चेयरमैन थे, तो इनका जो है प्रभाव ज्यादा था। The major contributors to the process of constitution making were Dr. Ambedkar, Shri Krishna Swami Iyer, Shri N. Gopal Swami Iyengar, Shri K.M. Munshi, Shri T.T. Krishnamachari, Shri B.N. Rao, Sir B.N. Rao, Shri K.T. Shah, Shri Mahavir Tyagi, Shri H.N. Kunjuru, Shri Jaipal Singh and Shrimati Durgabai, a woman representative. अब जो मेजर योगदान रहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रक्रिया का,
उसमें जो लोग मुख्य थे वो उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जिसमें एक लेडी रिप्रेजेंटेटिव भी थी जो थी श्रीमती दुर्गाबाई। The working of the Constituent Assembly was spread over a period of 165 days and 12 sittings, and the actual process of drafting constitution took 114 days. जो Constituent Assembly की वर्किंग थी वो लगभग 165 डेज तक चली, जिसमें 12 सिटिंग्स हुई, और जो एक्चुअल प्रोसेस था ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो है उसको लगभग 114 दिन लग गए। The working of the Constituent Assembly was characterized by democratic ambience, and there was no taboo on length, discussion, deliberations and criticism. ये जो वर्किंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये पहचान एक तरह से इसकी कैसे करी जा सकती है कि लोकतांत्रिक माहौल था, कहीं कोई पाबंदी नहीं थी लेंथ को लेकर, डिस्कशन को लेकर, जो डिलिब्रेशंस हैं या क्रिटिसिज्म है उसको लेकर कहीं कोई जो है पाबंदी नहीं थी। टोटल एक्सपेंडिचर वाज अबाउट 64 लाख रुपीज। इसके ऊपर जो पूरा खर्चा आया वो 64 लाख रुपीज का आया। द होल प्रोसेस consumed 2 years, 11 months and 18 days for this process. तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। The Constituent Assembly adopted the Constitution by passing through 3 readings on 26 November 1949. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने अपने जो संविधान को अपनाया उसके लिए 3 रीडिंग्स जो हैं वो पास हुई, मतलब 3 रीडिंग्स के थ्रू ये पास हुआ 26 नवंबर 1949 को। On 24 January 1950, Dr. Rajendra Prasad became the first acting president and he signed that bill. 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और उन्होंने इस बिल को साइन किया। With this, one of the lengthiest and most detailed constitution of the world came into existence with 395 articles and 8 schedules. तो इस तरीके से एक सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में बन के आया सामने, जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफिशियली प्रोमलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो एक तरह से संविधान जो हमारा लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। दिस डे इज नोन एज द रिपब्लिक डे ऑल ओवर द इंडिया, और इसको हम लोग जो है रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के तौर पे पूरी दुनिया में या पूरी इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ड्स आर सिग्निफिकेंट इन देयर कॉन्टेक्स्ट। There is no king and there are no people in India. Now all are king and all are people. ऐसे में जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके जो कहे हुए शब्द हैं वो काफी महत्वपूर्ण है कि कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, आज सब राजा हैं और सब प्रजा।